Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि हमारी पीएन कैडेट की वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं, जिनकी टेस्ट की डेट्स भी काफ़ी करीब हैं, इतना दूर नहीं है। तो आप लोगों को टेस्ट की प्रिपरेशन की स्टार्ट करवा दी गई है। इस वीडियो में हम टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह के हम सवालात देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसके अंदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, ये हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए, नीचे देख लेते हैं। सरफेस एरिया, बी पर है मास, सी पर है वेलोसिटी और डी पर है टाइम। तो स्टूडेंट्स, इसका सवाल जो है, इस सवाल का जवाब आप लोग सोचें उतनी देर तक मैं आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझा देता हूँ। पहले फ्रिक्शन समझाता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक ऐसी ताकत होती है जो दो बॉडीज़ के दरमियान या दो सरफेसेस के दरमियान उसको मजबूती से पकड़े रखने या होल्ड रखने के काम में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई चीज़ पकड़ते हैं अपने हाथ में, कोई भी ग्लास पकड़ लेते हैं अपने हाथ में। अब वो जो पकड़ रहे हैं वो हमारे हाथ में ही पकड़ा हुआ है, वो हमारे हाथ से छूट नहीं रहा। तो वो ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हमारा हाथ जो है ग्लास पे टच हुआ हुआ है और ग्लास गिर भी नहीं रहा, हमने पकड़े रखा हुआ है? तो वो फ्रिक्शन की वजह से। हमारे जो और भी एग्जांपल्स बताता हूँ मैं। जो रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, इसके अंदर जब हम ब्रेक मारते हैं तो ज़मीन पे जो टायर होते हैं हमारे गाड़ी के, वो ज़मीन और टायर दोनों अटैच होते हैं। जब हम ब्रेक मारते हैं तो वो उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत होती है जो ज़मीन पे भागती हुई गाड़ी जो है अचानक से रुकने लग जाती है ज़मीन की मदद से? क्यों? क्योंकि ज़मीन जो होती है हमारी बिल्कुल रफ़ सरफेस होती है, स्मूथ, यानी कि स्लिपरी सरफेस नहीं होती है। तो इस वजह से उसके ऊपर गाड़ी स्लिप नहीं होती और वो उसके अंदर ऐसी ज़मीन जो है ऐसी ताकत निकालती है, उसके अंदर से फ्रिक्शन निकालती है जो टायरों को ज़बरदस्ती रोक देती है। तो वो कौन सी ताकत होती है? वो फ्रिक्शन होती है। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। जैसे एक रोलिंग दरवाज़ा होता है ना, कोई भी स्लाइडिंग दरवाज़ा होता है, उसके अंदर जो है रोल कर रही होते हैं दरवाजे, तो वो भी जो है ना, जो रोलर ऊपर जो व्हील लगे होते हैं उसके अंदर, वो भी इधर उधर घूम रहे होते हैं। उसके अंदर भी ऐसी कौन सी ताकत होती है जो रोलर को, यानी कि उनके व्हील को एक ग्रिप में रखा होता है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने रखा होता है। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने बताई। इस तरह की हज़ारों ढेरों एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़, ऐसी ताकत जो एक चीज़ को पकड़े हुए हो, होल्ड किए हुए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मजबूती से उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम पैदल चल रहे होते हैं ज़मीन पर, हमारे पाँव ज़मीन पर एक ही जगह चिपके हुए नहीं होते। हम उठा रहे होते हैं, फिर पाँव नीचे रखते हैं, चलते हैं, फिर अगला स्टेप लेने के लिए उठाते हैं, फिर नीचे रखते हैं। तो ये उठा रहे हैं, रख रहे हैं ज़मीन पे, हम डायरेक्टली स्लिप नहीं हो रहे, मतलब स्लाइड करते हुए आगे नहीं जा रहे, हम ऊपर नीचे करके पाँव को जा रहे हैं। तो ये किस ताकत की वजह से हम पाँव को ऊपर नीचे करके जा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये चंद एग्जांपल से मैंने अच्छे से समझा दी, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब यहाँ पे पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन की जो ताकत होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? तो चार ऑप्शन हैं, इनमें जो ऑप्शन मास वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। मास क्या होता है? वेट होता है। अब इसके अंदर मतलब ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितनी ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा उस बॉडी में फ्रिक्शन होगी। अब फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है, सॉरी एक गाड़ी है, तो उसका वेट कितना है? एग्जांपल ले लेते हैं, उसका वेट है 150, यानी कि 150 किलोग्राम उस गाड़ी का वेट है, ठीक है। 150 किलो की एक गाड़ी है, उसके अंदर फ्रिक्शन भी उसी उसके वज़न के हिसाब से होगी। और अब हम एक ट्रक के ले लेते हैं, तो ट्रक के अंदर कितना वज़न है? हम 1000 किलो वज़न हमने कंसिडर कर लिया। 1000 किलो का ट्रक है, तो उसकी फ्रिक्शन भी 1000 किलो के हिसाब से ही होगी, यानी कि जितना ज़्यादा वज़न होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आगे पीएन कैडेट के, मैं कोशिश करूँगा इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बताता रहूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ भी आ जाए, ठीक है, जिनको नहीं समझ आए। बाकी उम्मीद है सब ने इंटर वगैरह किया होगा तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होंगी ये चीज़ें।
अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। वेलोसिटी और मास, यानी कि वेलोसिटी एक तरह से रफ्तार को बोला जाता है, स्पीड वगैरह को ही बोला जाता है, तो और मास, इसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि वेलोसिटी और मास को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, क्या मिलता है हमें। तो 4 ऑप्शन दिए, नीचे देख लेते हैं। एनर्जी, बी पर है फोर्स, सी पर है मोमेंटम, डी पर है एक्सीलरेशन। तो इसके अंदर से जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मोमेंटम। मोमेंटम जो है वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को बोलते हैं, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई को, ठीक है। मोमेंटम को हम शो किससे करते हैं, रॉ से, पी की तरह का एक सिंबल होता है रॉ, उससे शो करते हैं। तो मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम वो चीज़ होती है जो एक बॉडी अगर चल रही है तो उसको स्ट्रेट लाइन में चलाती रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट एक वे में, उसको इधर उधर नहीं होने देती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक जो है एक गाड़ी को सीधे रोड पर चलाएं, सीधे बिल्कुल सीधा रोड हो, इधर उधर ना मोड़ रहा हो, और उसको जो है बिल्कुल स्पीड में हम चलाते रहें, तो हमारे पास वो मोमेंटम में होगी गाड़ी, गाड़ी का मोमेंटम उसके अंदर पैदा हो जाएगी, मोमेंटम। हाँ, अगर वो गाड़ी बिल्कुल इधर उधर टर्न लेने लग जाए, लेफ़्ट राइट मुड़ने लग जाए, तो उसका मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम के लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है? वेलोसिटी और मास होना। मतलब जितनी ज़्यादा गाड़ी तेज़ चल रही होगी और जितना ज़्यादा गाड़ी का वेट होगा, उतना अच्छा मोमेंटम और उतना ज़्यादा मोमेंटम उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मशीन इज कॉल्ड। अच्छा, जो फोर्स हम मशीन के अंदर लगाते हैं, जैसे कोई मशीन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हाँ, हम एक जूसर की एग्जांपल ले लेते हैं। जूसर मशीन होती है जिसमें जूस बनता है। तो उस जूसर मशीन के अंदर जब हम बिजली डालते हैं, बिजली के अंदर जो स्विच लगाते हैं, फिर बटन ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बिजली जो है करंट देती है जूसर के अंदर। अब वो करंट जो होती है वो एक ताकत होती है, फोर्स बोल देते हैं उसको हम, ठीक है। अब हम उसको एक ताकत दे रहे हैं, तो वो जो ताकत हम उसको दे रहे हैं वो क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए हैं, आउटपुट होगा, इनपुट होगा, एफिशिएंसी होगा, वर्क होगा। अब इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। इनपुट होगा, क्यों? क्योंकि वो उसको हम ताकत दे रहे हैं, उसमें इन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट है वो, जब हम उसको ताकत दे रहे हैं, वो चल रहा है, तो वो हमें आउट में जूस निकाल के दे देगा, यानी कि आउटपुट देगा, और आउटपुट में हमें देगा क्या? जूस बना कर दे देगा। तो किसी भी तरह की मशीन हो, ज़रूरी नहीं जूसर, किसी भी तरह की मशीन हो, उसके अंदर जब हम फोर्स उसको ताकत दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो ताकत क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है, और फिर वो रिज़ल्ट में हमें उसके बदले में हमें आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है कि है क्वेश्चन नंबर 4, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। अच्छा, किसी भी बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग क्या बोलते हैं? रोटेट होना या मुड़ने का, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं मोड़ने को, किसी चीज़ के मोड़ने का जो इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं इन फिज़िक्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है फोर्स, बी पर है मोमेंटम, सी पर है टॉर्क, डी पर है एनर्जी। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टॉर्क। अब मुड़ने का इफेक्ट मतलब क्या हो गया? रोटेट करना, यानी कि किसी चीज़ को पकड़ के हम मोड़ रहे हैं या गोल घुमा रहे हैं, तो ये उसका मोड़ने का इफ़ेक्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, एक पेचकस लिया हुआ है, जिससे हम जो स्क्रू है उसको टाइट कर रहे हैं, तो वो जो स्क्रू टाइट हो रहा है वो गोल गोल घूम रहा है, यानी कि मुड़ रहा है इधर उधर, बार बार रोटेट कर रहा है इधर उधर, गोल गोल। तो वो जो रोटेशन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उस इफ़ेक्ट को टॉर्क बोलते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, फ़िज़िक्स की ज़बान में, ठीक है। तो फ़िज़िक्स की ज़बान में उसको हम टॉर्क बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है उसको हम गोल गोल घुमा रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जो ताकत हो रही होती है, जो टर्निंग, जो गोल घूमने का जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती हैं आपको। अच्छा, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं टॉर्क को। अच्छा, तो टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि कितनी ताकत से हम किसी चीज़ को घुमा रहे हैं और किस डिस्टेंस से हम उस चीज़ को घुमा रहे हैं। डिस्टेंस यानी कि फासला उसके दरमियान का, और जिस कितनी ताकत से हम उसको घुमा रहे हैं, वो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क मिल जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा।
अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनियम ऑफ एम्बिजल इज। एम्बिजल का सिनोनियम क्या होता है? सिनोनियम क्या होता है? सिनोनियम मतलब सेम मतलब वाला अल्फाज, मतलब सेम होना चाहिए, अल्फाज चेंज होना चाहिए। तो हमें एम्बिजल का इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सेम मतलब वाला बताना है जिसका मतलब भी एम्बिजल की तरह का ही हो। तो एम्बिजल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। एम्बिजल का मतलब होता है किसी को धोखा देना या बेईमानी करना। कोई किसी ने आपके पास पैसे रखवाए हैं, आप उसके बिना इजाज़त के उसके पैसे खा गए, या किसी के साथ आप काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आपने उसके सारे पैसे लूट लिए, चोरी कर लिए, किसी भी तरह की बेईमानी करना, पैसे इधर उधर कर लेना, या कुछ भी तरह की कोई खाने पीने की चीज़ इधर उधर कर लेना, किसी भी तरह की बेईमानी हो, उसको एम्बिजल बोलते हैं। अब इसके अंदर नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये देख लेते हैं कि इसका सिनोनियम कौन सा होगा। ए पर है रीम्यूनरेट, बी पर है क्लियर, और सी पर है बैलेंस, डी पर है मिस अप्रोप्रिएट। अच्छा, जो राइट ऑफ इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिस अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि मिस अप्रोप्रिएट का मतलब भी बिना इजाज़त के किसी की चीज़ हथिया लेना, इसका मतलब होता है बिना इजाज़त के किसी की भी चीज़ इस्तेमाल करना, किसी की पैसे चोरी कर लेना है, किसी के साथ गबन कर लेना, इधर उधर कर लेना, हेरा फेरी कर लेना, ये मिस अप्रोप्रिएट का वर्ड होता है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट्स, पहले बता रहा हूँ मैं कि याद रखेंगे इनको, कोशिश करें 5-5 बार पढ़ लें, इनके दिमाग में रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुश्किल मुश्किल अल्फाज आ रहे होते हैं तो ये याद रखने पड़ते हैं, वरना ऐसे एंड टाइम पे आप ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो देंगे कि क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोशिश करें इनको याद रखें। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनियम ऑफ वाइटिपुरेट इज। वाइटिपुरेट एक वर्ड है जिसका हमें सिनोनियम बताना है, सेम मतलब वाला अल्फाज बताने हैं। तो 4 ऑप्शन दिए पर है एब्यूज़, बी पर है अप्रिशिएट, सी पर है कॉपी, और डी पर है इनकरेज। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो बताने से पहले वाइटिपुरेट का मतलब बता देता हूँ। बदतमीज़ी करना, किसी गालियों वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ऑफेंसिव लैंग्वेज या अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, बिल्कुल किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हो और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से, बुरे अल्फाज से जो है उसको ऊपर तनकीद की जा रही हो, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो, तो उसको हम वाइटिपुरेट कहते हैं। तो इसके अंदर जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से सिनोनियम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एब्यूज़। एब्यूजिंग का मतलब भी बदतमीज़ी में ही शुमार होता है। अप्रिशिएट तो तारीफ़ करना, कॉपी का मतलब नकल उतारना, और इनकरेज का मतलब उसको कुछ समझाना या कोई काम करवाना जो है इसी में शुमार हो रहा होता है। एग्जैक्ट इनकरेज का मीनिंग मुझे दिमाग में नहीं है। तो एब्यूज़िव का मतलब, एब्यूज़ का मतलब होता है बदतमीज़ी करना है, गाली वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करना। तो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ओडीआई विकेट्स इन द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा बंदा है जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया में ओडीआई क्रिकेट में विकेट्स ली हैं? तो ओडीआई क्या होता है? वनडे क्रिकेट होती है। क्रिकेट्स 3 तरह की होती हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, सारे दीवाने क्रिकेट के, लेकिन फिर भी बता देता हूँ जो नहीं देखते। तो 3 तरह की क्रिकेट होती है। एक T20 जो 20 ओवर्स की होती है, हर एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, और वो 20 ओवर की जो क्रिकेट होती है उसको हम बोलते हैं T20। और जो 50 ओवर्स की जो वो होती है क्रिकेट होती है उसको हम बोलते हैं ओडीआई। और जो 10 विकेट्स की जो क्रिकेट होती है उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट। 10 विकेट्स का मतलब क्या हुआ? टेस्ट क्रिकेट में हमें हमारे पास अवर्स नहीं होते, हमारे पास अनलिमिटेड अवर्स होते हैं। मतलब अवर्स बिल्कुल अनलिमिटेड होते हैं, वो कोई गिनती नहीं होती, 20, 50, 60, 70, 80, 90 नहीं होते। जब तक हम ऑल आउट नहीं कर देते, सारे बंदे टीम के आउट नहीं कर देते, तब तक हम बॉलिंग करवाई जाते हैं। तो ओडीआई यानी कि 50 ओवरों वाली गेम में, वनडे इंटरनेशनल में किस बंदे ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं? तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों देख लेते हैं जल्दी से। ए पर मोतिया मुरलीधरन, उसके बाद है बी पर है सचिन तेंदुलकर, सी पर है वसीम अकरम, और डी पर है अनिल कुंबले। अच्छा, बी पर जो सचिन तेंदुलकर है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर इंडिया के बेस्ट बैट्समैन थे, बल्कि इंडिया के क्या पूरे वर्ल्ड के ही बेस्ट बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर। सी पर वसीम अकरम हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं है इस लिस्ट में, वो नहीं है। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स तो ली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा से थोड़ी कम ली थी। और अनिल कुंबले, ये भी बहुत बेहतरीन तरह के स्पिनर थे, मगर ये भी इस लिस्ट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोतिया मुरलीधरन
जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओडीआई में विकेट्स गेन किए हैं। अच्छा, ये थे कौन? मोतिया मुरलीधरन श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते थे और ये जो है एक लेग स्पिनर थे। लेग स्पिनर क्या होता है? जो कि बॉल को जब डालता है तो वो आउट हो जाती है, टिप खाने के बाद बॉल आउट हो जाती है, तो वो उसको हम लेग स्पिनर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि विच रिवर इज एसोसिएटेड विद टोंसा बैराज। टोंसा बैराज में कौन सा जो है रिवर पाया जाता है, कौन सा दरिया टोंसा बैराज में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए, इंडस रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर और सतलज रिवर। तो बैराज क्या होता है? बैराज एक डैम की एक टाइप होती है। तो ये टोंसा बैराज जो है पंजाब की साइड पर लोकेटेड है। इसके अंदर कौन सा जो है पंजाब के पास आता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है ये। तो इसके साथ कौन सा रिवर अटैच है? तो 4 ऑप्शन इनमें से इंडस रिवर जो है टोंसा बैराज के साथ अटैच है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।